Question number 11. A smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling near the Earth's surface. तो एक वेज को क्या किया बच्चों, हमने एक चेंबर में फिट कर दिया है और जो चेंबर है वो एक सीलिंग से लटक रहा है। करेक्ट? कैसे देख सकते हैं इसे हम? देखो, तो सपोज दिस इज द चेंबर, करेक्ट, और एक स्ट्रिंग से इसे हमने लटका दिया है। कहां से लटकाया? सीलिंग से। और इसमें एक वेज को मैंने ऐसे फिट कर दिया है। दिस इज अ वेज। वेज का एंगल आप थीटा मान सकते हो। ओके, तो ये पहला लाइन का मतलब हुआ। ओके, नेक्स्ट। अ ब्लॉक बी इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ वेज टेक्स अ टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। एक ब्लॉक को जब मैं यहां पे रखता हूं, लेट अस से कि दिस इज ब्लॉक बी। ओके, दिस इज ब्लॉक बी। तो इस ब्लॉक को जब मैंने रेस्ट से रिलीज किया तो बच्चों ये यहां तक आने में टी टाइम लेता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। यहां से लेके यहां तक का ये जो लेंथ है ना, यहां से लेके ये नीचे आने तक का लेंथ आप एल अज्यूम कर लो। तो हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल। करेक्ट? अब देखो, नेक्स्ट चीज क्या बोली जा रही है। If the block is placed at the top of the wedge and cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will। फिर ब्लॉक के साथ क्या होगा? अब क्या बोला जा रहा है कि ब्लॉक को यहां रखा और जैसे ही ब्लॉक को रिलीज किया हमने, इसको हमने कट कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? अब आपसे पूछ रहा है कि यहां तक आने में कितना समय लगेगा, या फिर और भी अलग अलग ऑप्शन दिए। पहला दो ऑप्शन तो क्या बोल रहे हैं? पहले दो ऑप्शन बोल रहे हैं कि ज्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये वहीं पे रह जाएगा, वेज के टॉप पे। और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये वेज से जंप कर जाएगा। तो देखो, जब आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे ना, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट, व्हेन दिस स्ट्रिंग इज कट, चेंबर will be in free fall state। chamber will be in free fall state। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेंबर किस स्टेट में होगा बच्चों, बताओ? फ्री फॉल स्टेट में होगा। फ्री फॉल स्टेट मतलब एक्सेलरेशन इस चेंबर का क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ द चेंबर विल बी इक्वल टू जी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इस चेंबर का एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ जी के इक्वल। अब हम लोग इस ब्लॉक के मोशन की एनालिसिस करेंगे। देखो, सफिशिएंट प्रॉब्लम आपने प्रैक्टिस की है तो देखते ही बता दोगे कि क्या होगा। ओके, लेकिन फिर भी अगर जो नहीं की है तो उसके लिए क्या करेंगे? अब हम लोग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इन फ्रेम ऑफ चेंबर। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक इन फ्रेम ऑफ चेंबर, इन फ्रेम ऑफ। ओके, अब एक मजे की बात देखना इधर। तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जाओगे तो नीचे क्या लगेगा? mg। और क्योंकि हमारा जो फ्रेम है दैट इज द चेंबर, वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में? यस, सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक्सेलरेशन जी के इक्वल है।
आप चाहो तो यहाँ से बोल सकते हो कि सर नॉर्मल भी आएगा, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को कर लिया बैलेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड पे बैठ के नहीं बना रहे हो। ओके, ये फ्री बॉडी डायग्राम जो देख रहे हो वो किस फ्रेम से बन रहा है बच्चों? फ्रॉम चेम्बर। ओके, मेरी बात समझ में आ गई? तो क्योंकि जो चेम्बर है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, देखो चेम्बर का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, मतलब जब भी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे सूडो फोर्स जो है वो किधर लगेगा? इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सूडो फोर्स मैंने समझाया था कि कितना मैग्नीट्यूड होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा कि किस फ्रेम में लिख रहे हैं, किस फ्रेम में लिखा जा रहा है, ये चेम्बर के फ्रेम में। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो। अच्छा, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि आपने बस इसे अभी रेस्ट से रिलीज ही किया था, तो सिंस u is 0 and a is 0, this implies block will be at rest. Block will be at rest condition with respect to chamber. समझ में आ गया? जो ब्लॉक है ये किस कंडीशन में रहेगा? दिस विल बी एट रेस्ट कंडीशन। और रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो ये जिस पॉइंट पे आप छोड़ोगे उसी पॉइंट पे रहेगा। देखो वेज भी नीचे आएगा, चेम्बर भी नीचे आएगा, ब्लॉक भी नीचे आएगा, लेकिन सब सेम डिस्टेंस से नीचे चल के आएंगे, आपस में किसी का रिलेटिव मोशन नहीं होगा। मतलब जब भी आप देखोगे तो ये ब्लॉक यहीं पे इसी पॉइंट पे ही रहेगा। ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, द वेज विल रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही फ्री फॉल स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. बड़ी अजीब बात है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एयर है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं करेक्ट, या रनिंग करते हैं, तो हमारे ऊपर एयर किस तरफ फोर्स लगाता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में कि एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन, मतलब जो फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के अलोंग ही लगेगा। करेक्ट, समझ में आ गया? तो जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही फोर्स लगेगा, इसीलिए बोला है कि दिस इज एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर, क्योंकि रियल एटमॉस्फेयर में तो ऐसा होता नहीं है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, टेक्स अ टाइम t to reach its maximum height and t2 in the return journey to the original point. Then अब हमें बताना है कि किस केस में मतलब T1 ज्यादा होगा कि T2 ज्यादा होगा। तो देखो इसकी एनालिसिस करते हैं हम लोग। देखो होगा क्या, इस पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, करेक्ट। जनरली मान लो कि कोई फ्रिक्शन नहीं होता है या फिर कोई और फोर्स नहीं होता है, इन केस ऑफ ग्रेविटी ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। जितना जाने में समय लगता है उतना आने में समय लगता है, करेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? जितना समय जाने में लगा उतना ही समय आने में लगता है। व्हेन देयर इज नो अदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अलावा अगर जो कोई भी फोर्स नहीं होगा तो जितना समय जाने में उतना समय आने में। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स है, कौन सा? जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, पहला फर्स्ट अपवर्ड जर्नी, फर्स्ट
ओके, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग, नीचे क्या लगेगा, mg। ओके, देखो ये जा रहा है ऊपर, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ये जा रहा है किधर, ऊपर की तरफ, कुछ वेलोसिटी है v के इक्वल। करेक्ट, समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है? ओके, क्या इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ? यस। तो यदि मैं बोलूं कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं इस पे बोल सकता हूं क्या कि नेट फोर्स इस पे कितना लगा, mg माइनस एफ। ओके, दिस इज नेट फोर्स, मैं यहाँ पे नेट फोर्स दिखा रहा हूँ। नेट फोर्स मैं नीचे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एफ अगर जो ज्यादा हो गया ना, तब तो ये कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही जाएगा ऊपर। इसीलिए ये अगर जो मान लो 20 न्यूटन है और ये कल को 25 हो गया, तब तो ये ऊपर चलता ही चला जाएगा, कभी रुकेगा ही नहीं। ओके, कब रुकेगा ये, जब mg ज्यादा हो। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा कितना बच्चों, a के इक्वल, या फिर आप बोल सकते हो a1। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, acceleration a1 will be equal to mg minus f upon m। तो a1 will be equal to g minus f by m। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला भी था कि एक छोटा सा फोर्स स्मॉल फोर्स लगता है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी लिख भी दिया है कि f कम है, मतलब mg के कंपैरिजन में ये कम होगा। ओके, तो इसे जाने में कितना समय लगा, t1 समय लगा, और यही समय हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ये कुछ हाइट h तक गया, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। कितने हाइट तक गया बच्चों, ये h हाइट तक गया, और मुझे समय निकालना है कि कितने देरी में ये पहुंचेगा। ओके, तो कौन सा इक्वेशन यूज किया जाए अगर जो मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए एक्चुअली मुझे u के टर्म्स में निकालना है आंसर, या फिर चलो h के टर्म्स में निकालना है। ओके, आंसर हम लोग h के टर्म्स में निकालेंगे। आप बोलोगे सर h के टर्म्स में क्यों निकाल रहे हो, अभी आप समझ जाओगे। ओके, तो सबसे पहले तो ये लिख लो, v इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज u, एक्सेलरेशन इज माइनस a1, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इनटू टाइम t1। ये आ गया पहला इक्वेशन। करेक्ट, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। करेक्ट, यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल इज क्या, यू स्क्वायर। अब देखो करेक्ट इक्वेशन तक आप नहीं पहुंच पाए ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कि मुझे कैसे समझ में आया कि मुझे किसके फॉर्म में टाइम निकालना है। ओके, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं अभी बता दूं क्या, लेकिन वही कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं एंड में एक्सप्लेन करता हूं, तो थोड़ा सा आप जहाँ पे मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। ओके, तो 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या है -a1, और हाइट क्या है h के इक्वल। करेक्ट, दिस इज इक्वेशन 2। अब ये जो u की वैल्यू यहां से निकाली है ना, यहां से क्या आ जाएगी ये u की वैल्यू, यहां से क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू a1 t1। यस, अब इस u की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर। करेक्ट, तो दिस विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर t1 स्क्वायर। अच्छा, जिस बच्चे को एक्सपीरियंस है ना, वो क्वेश्चन को बहुत फटाफट भी कर सकता है। तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा, 2h अपॉन a1। तो ये क्या हो गया बच्चों, जाने का समय।
ओके, ऊपर जाने में इसे कितना समय लगेगा। ओके, नेक्स्ट, नीचे आने में इसे कितना समय लगेगा। ये था फर्स्ट, मैंने लिखा क्या, सेकंड इज डाउनवर्ड जर्नी। ओके, सेकंड क्या है बच्चों, डाउनवर्ड जर्नी। मान लो ये पार्टिकल यहाँ है तो एच हाइट ऊपर गया, तो ये बात तो पक्की है ना कि एच हाइट नीचे आएगा। यस, एक्चुअली यही हिंट था प्रॉब्लम में, कि ऊपर जाने में ऊपर जितना जाएगा नीचे उतना ही आएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के एच के टर्म्स में आंसर निकाला था। ओके, पहले क्या होता था देखो, जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे उसी वेलोसिटी से ये नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। करेक्ट, डिस्टेंस जितना ऊपर जा गया उतना ही नीचे आएगा, लेकिन दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम है। नहीं सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। देखो, जितना ये ऊपर गया उतना ही नीचे आया, करेक्ट, लेकिन दोनों केसेस में क्या एक्सेलरेशन डिफरेंट है। यस, अगर जो मैं एक्सेलरेशन निकालूं, देखो डाउनवर्ड जर्नी में क्या होगा, डाउनवर्ड जर्नी में इसकी वेलोसिटी होगी कुछ इस प्रकार से, तो mg तो लगेगा नीचे, और साथ में फोर्स भी लग जाएगा इस पे नीचे की तरफ, क्योंकि ये एक इमेजिनरी एटमॉस्फेयर है जहां पे फोर्स क्या लगता है, along the same direction of velocity। इसका एक्सेलरेशन कुछ नीचे की तरफ होगा a2। ओके, a2 क्या हो जाएगा, mg plus f by m, so this is g plus f by m, this is acceleration a2। करेक्ट, समझ में आई मेरी बात। ओके, अब देखो यहां से यदि आपको लिखना है, इसको मैंने ऊपर ही क्यों लिख दिया, इसको नीचे लिखते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो बहुत ही सिंपल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0, एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ -a2, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, इसका नीचे की तरफ है -h, नीचे मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे एक ही इक्वेशन से बात बन जाएगी, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, दिस इज -h, दिस टर्म इज 0, प्लस हाफ -a2 इंटू समय कितना लगा बच्चों, t2 स्क्वायर। t1 हमने निकाल लिया था ऊपर। यस, दिस इंप्लाइज t2 विल बी इक्वल टू 2h अपॉन a2। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे चाहो तो सामने सामने लिख लो, 2h अपॉन a1, और t2 क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन a2। a1 क्या है, a1 की वैल्यू थी g माइनस एफ बाई एम, a2 कितना था, g प्लस एफ बाई एम। कौन ज्यादा, a2 ज्यादा, और यदि a2 ज्यादा तो ये वैल्यू कम। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो सिंस a1 इज लेस देन a2, इसका मतलब t1 इज मोर देन t2, मतलब इसे ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा। ओके, कहाँ गया ये, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आ जाएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे कैसे आइडिया लगा कि मुझे एच के टर्म्स में निकालना है। तो मुझे इसके मोशन से पता चला कि देखो, कुछ भी हो जाए, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तो दोनों केस में हाइट सेम रहेगी, इसलिए मैंने एच के टर्म्स में आंसर निकाला। अब देखो, ये तो मैंने उसके लिए सॉल्व करके दिखाया जिसको एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी,
जिस बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है और जिसको एक्सपीरियंस है, वो कहेगा कि सर अगर जो अपवर्ड मोशन हो रहा है तो डायरेक्टली बोलेगा और बोलेगा कि सर एक्सेलरेशन मान लो a1 है। तो मैंने एक तरीका भी बताया था कि यहाँ पे इसे टाइम कितना लगेगा, या फिर डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू h। ठीक है, अब ये कब होगा, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस हो। करेक्ट। अब नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, फिर ऐसे आपको लेंदी प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन ये समय के साथ डेवलप हो जाएगा, तो इसकी भी टेंशन हमें नहीं लेनी है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो आप बता दो कि इसका एक्सेलरेशन कुछ a1 होगा। जब ये नीचे आएगा तो इसका जो भी एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो a2 होगा। इस केस में एक फोर्स ऊपर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है। करेक्ट। देखो कैसे एग्जाम में फटाफट सॉल्व करोगे। इस केस में आप कहोगे कि सर एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे, लेकिन सेकेंड केस में दोनों फोर्स ही नीचे लग रहे हैं क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना। इसका मतलब आप डायरेक्टली यहां से बोल दोगे कि सर a2 इज ग्रेटर देन a1। और जब भी क्या होता है, इनिशियल एक वेलोसिटी जीरो हो जाए और दूसरी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे ये वेलोसिटी जीरो है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो हाफ a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू h। इसके लिए क्या लिख सकते हो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, हाफ a2 t2 स्क्वायर इज इक्वल टू h। इसका मतलब a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 t2 स्क्वायर, मतलब जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम। लॉजिक समझ में आ रहा है? यहां से देखो, इन दोनों इक्वेशन को रिलेट कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि a1 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका एक्सेलरेशन कम उसका टाइम ज्यादा। इस प्रकार से आप बहुत फटाफट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 13। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor of the elevator in a time t1 if the elevator is stationary, and time t2 if it is moving uniformly. ओके, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल है बहुत। बस आप ये समझ लो कि जब एलिवेटर स्टेशनरी है तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और जब एलिवेटर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। सो व्हेन एलिवेटर इज स्टेशनरी, when elevator is stationary, this implies acceleration is equal to zero. When elevator is moving uniformly, when elevator is moving uniformly, this also implies acceleration is zero. अब देखो, जब पर्सन क्या करता है, व्हेन पर्सन ड्रॉप्स द कॉइन, ओके, तो एलिवेटर के फ्रेम में, याद रखना एलिवेटर के फ्रेम में जब भी वो कॉइन को ड्रॉप करेगा तो इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर क्या मैं बोल सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कॉइन इज जीरो। करेक्ट। सो व्हेन coin is dropped in elevator, okay, when coin is dropped in elevator, its velocity is zero with respect to elevator. क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब एलिवेटर के फ्रेम में देखा जाए
इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, ये है कॉइन, क्या दोनों केसेस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, एलिवेटर के फ्रेम में देखा जाए तो इसके ऊपर तो क्लास में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन कराए थे कि जब आप ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने का मतलब ही है कि वेलोसिटी ऑफ द कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज 0। ग्राउंड के फ्रेम से अलग नजर आ सकता है, लेकिन मैं प्रॉब्लम को किसके फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ? इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर। टाइम निकालने के लिए हमेशा एलिवेटर के फ्रेम में सॉल्व करते हैं, ऐसा मैंने क्लास में बताया भी था आपको। करेक्ट, ग्राउंड से भी, ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी परेशानी ज्यादा होगी। अच्छा, एलिवेटर के फ्रेम में देखा जाए तो क्या ये हमेशा इतना हाइट नीचे आएगा? यस। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? सेम है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन क्या है? -g। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर क्या है? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, दिस इज इक्वल टू -g। ये -g के इक्वल आएगा। इसका मतलब कि एलिवेटर के फ्रेम से देखा तो दोनों केस में स्पीड सेम, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम, और दोनों केस में एक्सेलरेशन भी सेम। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टाइम भी सेम लगेगा? यस। इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, इन फ्रेम ऑफ एलिवेटर, इनिशियल स्पीड कमा डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन is same for both cases। और ये सारे पैरामीटर सेम हैं, तो ut प्लस हाफ AT² लगाओगे तो टाइम भी सेम आएगा। देयरफॉर टाइम टेकन will be equal for both cases। करेक्ट, समझ में आ गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 46, द न्यूक्लियस, उसका ऑब्जेक्टिव 1 का ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ओके, तो वहां भी आपको ये देखने को मिलेगा। अ फ्री 238 nucleus kept in train emits an alpha particle. When the train is stationary, a nucleus decays and the passenger measures the separation between the alpha particle and the recoiling nucleus. Okay, becomes x at time t after the decay. If the decay takes place while the train is moving at a uniform speed v, the distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at a time t after the decay as measured by the passenger is। देखो, सबसे पहले तो ये डीके क्या होता है? जैसे मान लो एक पेरेंट न्यूक्लियाई होता है। अब ये क्या करता है? ये दो पार्ट में टूट जाता है, या फिर ये एक पार्टिकल एमिट करता है और इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा पार्टिकल। ओके, तो मान लो ये रेस्ट पे था, तो एक इसके एक पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी हुई v1 और ये इसकी कुछ वेलोसिटी हुई v2। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं क्या? अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन में ये टर्म मेंशन किया गया है। यस, तो एक हो गया अल्फा पार्टिकल। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। तो टी टाइम में क्या हो रहा है? आफ्टर टी टाइम
इनके बीच का जो सेपरेशन है, शुरू में मान लो इनका सेपरेशन है 0। ओके, दिस इज वेलोसिटी v1, सो दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो एट टाइम t इक्वल्स टू t पे जब मेजर किया गया तो ये हो गया डॉटर न्यूक्लियाई, ये हो गया अल्फा पार्टिकल, इनके बीच का सेपरेशन हो गया x के इक्वल। दिस इज v1 एंड दिस इज क्या, v2। करेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2 इनटू टाइम t। करेक्ट। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा कब रिपीट किया जा रहा है, व्हेन द ट्रेन इज मूविंग। ओके, क्या लिखा है क्वेश्चन में, द डीके टेक्स प्लेस व्हाइल द ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। The distance between the alpha particle and the recoiling nucleus at a time t after the decay as measured by the passenger। तो देखो मेजर कौन कर रहा है, पैसेंजर। पैसेंजर कहाँ है, ट्रेन के अंदर। मतलब हम लोग किसके फ्रेम में इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन फ्रेम ऑफ क्या, ट्रेन। इसका मतलब when the train is moving, train is moving, जब ट्रेन मूव कर रहा है, ओके, द मोशन ऑफ alpha particle and daughter nuclei, the motion of alpha particle and daughter nuclei is measured in frame of train। in frame of train। करेक्ट। तो देखो फ्रेम, अगर जो ट्रेन के फ्रेम में देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनकी ये जो वेलोसिटी होगी वो तो सेम ही आएगी। अब आप बोलोगे कैसे, तो ये देखो हमें आगे पढ़ना है चैप्टर में। जैसे एक बुलेट है, या फिर आप ऐसे भी देखो, मान लो मैं एक बॉल को दूं आपको और मैं बोलूं कि जितनी जान है उतनी जान लगा के फेंको बॉल, तो आपने मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका। करेक्ट। सिमिलरली मैंने आपको ट्रेन में बैठा दिया और बोला कि जितनी जान है पूरी लगा के फेंको, तो आप जब अब वो 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकोगे, क्या वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन होगा? यस। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप बॉल फेंक सकते हो 10 की स्पीड से, तो आप ग्राउंड में रहोगे तो 10 से फेंकोगे, ट्रेन में रहोगे तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 से फेंकोगे। करेक्ट। सिमिलरली ये जो डीके होगा, ये ग्राउंड से अगर जो आपको ऐसा दिख रहा है तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में भी यही दिखेगा, लेकिन इन फ्रेम ऑफ ट्रेन। ओके, तो इन फ्रेम ऑफ ट्रेन, इन फ्रेम ऑफ ट्रेन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई will be v1 and v2, will be v1 and v2 with respect to train। मतलब जो सीन आपको ग्राउंड से जब रुका था देखने को मिल रहा है, वही सीन आपको देखने को मिलेगा बच्चों कब, जब आप चलती हुई ट्रेन से देखोगे। ग्राउंड से देखोगे तो चीजें बदल जाएंगी। ओके, तो दिस विल बी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज एट टाइम t इक्वल्स टू t। लेकिन ये कब होगा, जब आप देख रहे हो इन फ्रेम ऑफ ट्रेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। करेक्ट। तो इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। कि मान लो आप बॉल फेंकते हो 10 मीटर पर सेकेंड से, ग्राउंड पे हो तो 10 से फेंका,
लेकिन यही आप ट्रेन में चले जाओगे तो जैसे देखो, इसकी वेलोसिटी क्या है, v1। समझ में आ रहा है, कब, ग्राउंड के फ्रेम में। लेकिन जब ये ट्रेन में जाएगा ना, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो ये v1 ही आएगी और ये v2 ही आएगी। तो ये इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है। ओके, तो इन फ्रेम ऑफ ट्रेन भी वही सिचुएशन होगा, तो जो आप मेजर करोगे यहाँ भी वैसा ही होगा। ओके, इसका मतलब जब आपने ग्राउंड से मेजर किया तो ये x आया, तो चलती हुई ट्रेन से मेजर करोगे, लेकिन आपका फ्रेम क्या होना चाहिए, मेजर्ड बाय द पैसेंजर। पैसेंजर मतलब ट्रेन, मतलब आप ट्रेन के फ्रेम में ही मेजर कर रहे हो, तो ये कितना आएगा, x के इक्वल ही आएगा। समझ में आ गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में चले उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात, जैसे आप ऐसे देखो, मैं वो एग्जांपल एक बार लिख के दिखा दूं क्या, आप लोग अपने वर्ड्स में लिखना। ओके, सॉरी, इस चीज को आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लेना। जैसे एक बच्चा है, ये बॉल फेंकता है 10 मीटर पर सेकेंड से। अब इसको मैंने क्या किया, इसको बैठा दिया ट्रेन में, पहला केस। तो ये बैठा दिया गया इसको एक ट्रेन के अंदर। ओके, अब यदि मैं इस ट्रेन को कुछ वेलोसिटी दे दूं v, लेकिन ट्रेन में जो दूसरे पैसेंजर बैठे होंगे क्या वो यही बोलेंगे कि भाई देखो, आप ग्राउंड से देख रहे हो तब आपको नजर आ रहा है ना कि ये ट्रेन चल रही है। अगर जो मैं आपको यहीं पे बैठा दूं, मैं बोलूँ कि यहीं बैठ जाओ, ओके, यहीं पे, सपोज एक दूसरा पर्सन इस बॉल को कैच करा है, ऐसे मान लो, खुद दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। तो इस पर्सन को क्या लगेगा, इस पर्सन को लगेगा कि अरे अभी भी तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही फेंक रहा है। करेक्ट। अच्छा, इनका पोजीशन इंटरचेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी इनका पोजीशन लो। तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये स्पीड हमेशा 10 मीटर, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन स्पीड ऑफ बॉल जो ये फेंकेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड ही नजर आएगी। करेक्ट, समझ गए। तो यदि इसको हटा देते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये स्पीड बदल जाएगी, लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में याद रखिएगा कि ये स्पीड हमेशा यही आएगी। अगर जो मान लो ये ऐसे भी फेंकता है, तो आप खुद सोचो पीछे वाले पैसेंजर्स को भी ये क्या दिखेगा, 10 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ। तो कहीं भी फेंके, किसी भी डायरेक्शन में फेंके, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये बॉल की स्पीड आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार से किसी भी डायरेक्शन में ट्रेन चले, ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये v1 और v2 ही आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं था यहाँ पे प्लेस करना। तो जब आगे आप लीनियर मोमेंटम वगैरह चैप्टर पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास का, तो वहां पे और क्लैरिटी आएगी।